गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों। जैसा कि आपने पूर्वत लेक्चर में यह समझा कि हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है, तो आज हम आपको कक्षा 10 की एसएसटी की सामाजिक विज्ञान की क्लास में पर्यावरण से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जिसमें आज आप पहला लेसन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक जानकारी के रूप में कि आप स्टेप बाय स्टेप करके एक पार्ट में हिस्ट्री और दूसरे पार्ट में पर्यावरण से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जो कि यह कई भागों में खंडित करके तोड़ कर आपको प्रदान किया जाएगा, जिसमें आज आप समझेंगे कि संसाधन किसे कहा जाता है। प्रायः आप देखने को मिला है कि संसाधन वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के लिए मूल रूप से उपलब्ध होती है और उसका प्रयोग हम करते हैं। यानी प्राकृतिक या मानव रूप से जो हमारी पूर्ति के लिए, जरूरत के लिए चीजें उपलब्ध होती हैं, उसका हम उपभोग करते हैं, वही संसाधन कहलाता है। संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहले तो आप समझ सकते हैं एक साम्यता के दृष्टिकोण से है, और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। साम्यता का अर्थ है जिसको हम प्रकृति या मानवीय गुणों पर देखते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि एक जैविक है और दूसरा अजैविक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन कौन से होते हैं। जैविक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रदान किए गए होते हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, पूरा का पूरा जैव मंडल ही, पारिस्थितिकी तंत्र ही जैव संसाधन कहलाता है, जिसमें तमाम प्रकार की वस्तुएं आती हैं, जिसमें जल, नदियां, झरने, ये समस्त झीलें, सब कुछ उसमें समाहित होता है। उसको हम जैव संसाधन के दृष्टिकोण से देखते हैं। अजैव संसाधन वह होता है जिसमें जैविक क्रियाओं का गुण उत्पन्न देखने को नहीं मिलता है। जैसे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है या पृथ्वी से खोदकर निकाला जाता है, ऐसे खनिज संसाधन को भी हम अजैव संसाधन कह सकते हैं, जिसमें रासायनिक तथा प्राकृतिक दोनों प्रक्रियाओं का गुण देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर पेट्रोलियम, सोना, चांदी, अभ्रक या जितने भी पृथ्वी से खनिज के रूप में निकली हुई चीजें हैं, उसको हम अजैव के रूप में देखते हैं। अजैव यानी पृथ्वी के ऊपर जो जैव मंडल है उसमें से जो नहीं प्राप्त किया जा रहा है, वह दूसरे प्रतिरूप में प्राप्त किया जा रहा है, उसका एक अलग भाग देखने को मिल रहा है, उसको हम अजैव संसाधन के दृष्टिकोण से देखते हैं। ये आपका उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कहलाया। अब हम आपको यह समझाएंगे कि साम्यता के आधार पर संसाधन को कितने प्रतिरूप में बांटा गया है, कैसे समझाया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संसाधन को साम्यता के आधार पर प्राकृतिक तथा मानवीय रूपों में व्यक्त किए गए। प्राकृतिक अर्थ है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजें जो नेचर कंडीशन पर आधारित है, जिसे हम जैव प्रकृति के द्वारा भी समझ सकते हैं। अर्थात ये पूरा का पूरा होल ऑफ वर्ल्ड, यू कैन से अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में कह सकते हैं, जो गिफ्टेड यानी कह सकते हैं भगवान द्वारा हमें प्रदान किया गया है मुफ्त में, किसी प्रकार का इसमें कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है। तो यह पूरा का पूरा जैव मंडल ही आपका प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। और जैव मंडल के साथ साथ जहां पर जैव मंडल नहीं है, जैसे मनुष्य कहीं भी विचरण कर सकता है, तो मनुष्य भी प्राकृतिक संसाधन है। इसमें पशु पक्षी जानवर ये जैव मंडल पे ना ही रहकर कहीं और भी विचरण कर सकते हैं। तो ये सभी आपका कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिसमें
आकाश मंडल, तारा मंडल या पृथ्वी की समस्त चीजें, जितने भी चीजें पृथ्वी के आंतरिक भाग में या पृथ्वी के बाह्य भाग में, सब का सब आपका जैव मंडल के अथवा में भी आता है, जिसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इसकी दूसरी कड़ी है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन आपका कह सकते हैं कि मानवीय संसाधन वह संसाधन होता है जो मानवीय गुणों पर आधारित होता है, जिसमें मनुष्य के द्वारा किसी न किसी प्रकार से कोई कार्य उस पर किया जाए या उस पर परिश्रम किया जाए या उसके द्वारा निर्मित किया जाए, मानवीय गुण प्रक्रियाओं के द्वारा उसका प्रयोग किया जाए। जैसे लकड़ी के द्वारा फर्नीचर का निर्माण कह सकते हैं कि यह एक मानवीय गुणों पर आधारित है। या किसी भी रासायनिक केमिकल का जब निर्माण करते हैं, जैसे फूलों से सेंट का निर्माण कर देना, तो फूल तो प्राकृतिक संसाधन हो गया, परंतु उसमें से जो सेंट बनाने की प्रक्रिया आई, जो सुगंधित एक तथ्य देखने को मिला, वह आपका मानवकृत संसाधन कहलाया। जैसे दूध आपका प्राकृतिक संसाधन है, परंतु उसके द्वारा बनाई गई तमाम वस्तुएं मानव की संसाधन कहलाती है। या कह सकते हैं कि कागज जिसका निर्माण हुआ है पेड़ पौधे वनस्पतियों के द्वारा, तो कागज भी आपका प्राकृतिक संसाधन है तब जब वह पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त हो रहा है, परंतु उसके द्वारा लुगदी बनाकर कागज बना दिया गया, उसमें मिश्रण कर दिया गया, अब वह आपका मानव की संसाधन हो गया। मिट्टी के द्वारा ईंट बना दिया, मिट्टी आपका एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है, परंतु उसके द्वारा ईंट बना दिया गया, घर बना दिया गया सीमेंट के द्वारा या तमाम प्रकार की चीजों के द्वारा, तो घर आपका क्या कहलाएगा, यह एक प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। अब इसके कई भाग हैं जिसको मूल रूप से ध्यान देकर समझिए। प्राकृतिक संसाधन को दो रूप में व्यक्त किया गया है, नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। तो पहले समझेंगे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, जिसको पुनः चक्रीय अवस्था में प्राप्त कर सकता है। जैसे सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है और पुनः वह उष्मा को प्राप्त करते हुए उष्मा यहाँ पर पहुंचाती है और पुनः चक्रित अवस्था में फिर से वापस लौटती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह पुनः चक्रीय प्रक्रिया हो रही है। जैसे सूर्य के सोलर पैनल द्वारा सूर्य की किरणें सोलर पैनल में आती हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त हुई, इसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऐसी ऊर्जा को भी हम कह सकते हैं कि यह नवीकरणीय संसाधन है। या जल के द्वारा जब डायनमो लगा दिया जाए, उससे ऊर्जा प्राप्त की जाए, यह भी आपका नवीकरणीय संसाधन है। ऐसे तमाम प्रकार के चीजें जिसको हम नवीकृत कर सकते हैं या उसको पुनः चक्रण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल वाष्पीकृत होकर भाप बनकर आकाश मंडल में जाता है और पुनः जल वर्षा करता है, फिर वह प्रक्रिया देखने को मिलती है कि वह पुनः फिर जल बन जाता है, बर्फ बनता है, फिर जल बन जाता है। तो यह एक प्रक्रिया नवीकृत कहलाएगी कि इसका एक चक्रण हो रहा है और यह नष्ट न होने की प्रक्रिया में है कि कभी जल्दी नष्ट नहीं होगा। इसको हम नवीकृत योग्य संसाधन कहते हैं। इसमें के पहला भाग देखिए, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन या जल। सतत यानी जो हमेशा के लिए सतत, यानी एक इसकी एक गुण को हम देखें तो ये युगांतर से कई युगों से चला आ रहा है कि हवा हमेशा आपको देखने को मिलेगी, जल हमेशा पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। अगर जल और वायु नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह आपका एक प्राचीनता का बोध कर रहा है, इसको हम सतत कह सकते हैं। और दूसरी बात इसमें देखने को मिली अथवा प्रवाह, यानी प्रवाहित हो रहा है, निरंतर गतिशील है, यानी बिना रुके बिना टोके किसी भी प्रकार का कोई इसमें रोक नहीं। इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि नवीकरण योग्य संसाधन। जैव संसाधन इसमें भी आता है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति वन जीव यानी पेड़ पौधे वन जीव जितने भी हैं सब का सब आपका नवीकरण योग्य संसाधन में आता है। जैसे पूछा जाता है कि भाई क्या पेड़ पौधे वनस्पतियां जो वन हैं या जलीय जीव हैं, क्या वह सब आते हैं नवीकरण संसाधन में? तो वास्तविक रूप से यह सब नवीकरण योग में आते हैं। क्योंकि ऐसा ये है कि जैसे हम फूल, पत्तियां या लकड़ियों का
चक्रण के रूप में प्रयोग करते हैं। पहले क्या होता है कि पौधों को लगाया जाता है, फिर उसमें से फल होता है, उसमें से लकड़ियां प्राप्त करते हैं, फिर क्या होता है कि उसमें से जो फल प्राप्त होता है उसके बीज होते हैं, फिर बीजों को बोया जाता है तो फिर से वृक्ष होते हैं। तो इसको हम चक्रीय अवस्था में देख रहे हैं, इसलिए इसको हम नवीकरण संसाधन में रख सकते हैं। दूसरी बात कही गई कि जीव जंतु, अब क्या जीव जंतु नष्ट नहीं, नष्ट भी हो रहे हैं, परंतु उसका एक चक्रण है। कई जीव जंतुओं की जातियों का यानी प्रजनन क्रिया उसमें हो रही है, यानी उसका उत्सर्जन हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि उसका उत्सर्जन हो रहा है, तो ऐसी उत्सर्जनिक प्रक्रिया को ही हम नवीकरण कह सकते हैं कि उनका नवीनीकृत हो रहा है। अब आप समझेंगे, जैसे इसमें दिया गया प्राकृतिक वनस्पति, तो वनस्पतियों को भी हम समझ सकते हैं कि उनका चक्रण हो रहा है। वनों में एक बार नष्ट भी किए जा रहे हैं, फिर से बो दिए जा रहे हैं, फिर से लगा दिए जा रहे हैं। तो सिंपल भाषा में हम कहें, साधारण भाषा में, तो उनका बार बार प्रयोग हो रहा है और बार बार उनकी उपज प्रक्रिया भी बढ़ रही है। इसलिए हम उसको जैव संसाधन में तो रखेंगे ही, जैविक प्रक्रियाओं में रखेंगे ही, परंतु नवीकरण योग उसको मान सकते हैं। अनवीकरण योग, अब आप समझेंगे कि नवीकरण तो ये हो गया, तो अनवीकरण क्या हो सकता है। अनवीकरण का अर्थ है पुनः चक्री, जैसे धातु को हम पुनः चक्री अवस्था में देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा हो कि जो धातुएं हैं वह चक्रीय अवस्था में, लेकिन कभी न कभी उनका भंडारण नष्ट हो जाएगा या वे बहुत समय के बाद प्राप्त होती है। जैसे पेड़ पौधे और वनस्पतियां जब नष्ट हो जाते हैं तो जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। तो अब क्या पूछा जाएगा, जीवाश्म नवीकरण है कि अनवीकरण है। तो जीवाश्म जो है वह बहुत अवस्थाओं के बाद तैयार हुआ है, बहुत समय उसमें लगा है। ऐसी अवस्था को जो प्राप्त करने के बाद जीवाश्म बना, इसमें पेट्रोलियम हम कह सकते हैं या तरल पदार्थ गैस कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूपेण आपका क्या कहलाएगा, अनवीकरण कहलाएगा, क्योंकि उसका कभी न कभी भंडारण खत्म होगा। दूसरी बात है कि पुनः चक्री तो है, जैसे धातु कोई हो गया, लोहा, टीना, एल्युमिनियम, जिसको बॉक्साइट भी कह सकते हैं, उसको हम एक आभूषण सोने से हम आभूषण बना सकते हैं, चांदी से आभूषण बना सकते हैं, फिर उसको उसी अवस्था में पिघला कर ले जा सकते हैं, या एल्युमिनियम से बर्तन बना सकते हैं, लोहे से हथियार औजार बना सकते हैं, फिर उसे गलाकर पुनः अवस्था में ले सकते हैं। तो ये चक्री है, परंतु यह कभी न कभी खत्म हो जाएगा और यह इसकी एक उत्पादित जो प्रक्रिया है खनिज भंडार, वो बहुत ही ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको हम अनवीकरण कह सकते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन और अनवीकरण के अंतर्गत आपने समझा, पुनः चक्रण के अंतर्गत कि अनवीकरण योग्य ये संसाधन कहलाए। अब ये आपके प्राकृतिक संसाधन पूर्ण हुए। हम आपको अब बताएंगे कि मानवीय संसाधन में कितने भागों में इसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे दिया गया है संरचनाएं एवं संस्थाएं। संरचना का अर्थ है कि मनुष्य के द्वारा कुछ संस्थानों का निर्माण किया गया है जिसकी रचना मनुष्य ने स्वयं किया, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, अनाथ आश्रम या पार्लियामेंट, संसद का निर्माण, ऐसे बहुतायत चीजें, या किसी उद्योगों का निर्माण हम ले लें, तो ऐसे तमाम चीजों को जो पूर्ण रूपेण संस्थागत हैं, उनकी संरचना के दृष्टिकोण से हम देखें तो वह भी आपका मानवीय संसाधन कहलाता है। दूसरी बात है मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। मात्रा का अर्थ है कि कोई केमिकल्स का प्रयोग हम करते हैं तो वह भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनता है, जो एक अनुसंधान केंद्र में या रिसर्च सेंटर में उसका कह सकते हैं निर्माण होता है, उसे बनाया जाता है, कई चक्रों में उसको पूरा किया जाता है, परंतु वह उसकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। जैसे कोई कह दिया कि भाई हीलियम जो गैस है वह बहुत हल्की मानी जाती है, परंतु हाइड्रोजन उससे भी ज्यादा, या गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है तो हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण भर देते हैं, और ऑक्सीजन हमारे लिए ज्यादा लाभकारी है, परंतु सबका एक अलग अलग महत्व है। जैसे सूर्य में कहा जाता है कि हाइड्रोजन का एक भंडारण देखने को मिलता है, हीलियम और हाइड्रोजन का एक भंडारण देखने को मिलता है, जिससे वह पुनः चक्रिया में है, पुनः चक्रीय अवस्था में है। तो इस तरीके से गुणवत्ता की हम माप कर सकते हैं किसी भी वस्तु का निर्माण में उसकी गुणवत्ता के आधार पर।
तो यह पूरा का पूरा आपका मानवीय कहलाएगा। मानव गुणों पर आधारित जितने भी चीजें आएगी वह सब का सब मानवकृत कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने आज संसाधन एवं विकास जो अध्याय 1 है, पहला लेसन है, इसमें आपने संसाधन किसे कहते हैं यह समझा और संसाधन के प्रकार कितने हैं तथा संसाधन को कितने रूप में बांटा गया है, साम्यता के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, इन समस्त जानकारियों को आपने समझा। अब इसमें से कुछ चीजें जो बची रह गई हैं, जैसे मृदा, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, या हमारे भारत देश में और भी ऐसे संसाधन देखने को मिलते हैं जिसका भंडारण यानी असीमित भंडार है परंतु उसका पता नहीं लगाया गया है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उन समस्त संसाधनों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। जो राष्ट्रीयकृत संसाधन है उसके बारे में आप समझेंगे। तो ऐसे तमाम संसाधनों को हम आपको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों। जैसा कि पूर्ववत वीडियो में आपने लेक्चर के माध्यम से अध्ययन किया कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन को कितने भागों में किस आधार पर बांटा गया है, तो उसी की अगली कड़ी के साथ हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये आपका पॉइंट है, हेडिंग है। इसमें आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन, जो संसाधन है स्वामित्व के आधार पर, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपना मालिकाना हक जताना या किसी की निजी संपत्ति जो होती है उसी को व्यक्तिगत संसाधन के रूप में हम देखते हैं, उसी को हम व्यक्तिगत संसाधन मान सकते हैं। जिसमें से आप समझ सकते हैं कि भूखंड, भूखंड का अर्थ है कि एक ऐसा भूमि का भाग जिस पर उस व्यक्ति का निजित्व दिखाई पड़ता है, वह स्वयं उस पर अपना मालिकाना हक जताता है, उसी को हम भूखंड के रूप में देखते हैं। दूसरा है चारागाह। चारागाह किसी एक व्यक्ति के अधीन भी हो सकता है और कई लोगों के द्वारा भी उस पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। तो चारागाह स्वयं के द्वारा निर्मित किया गया हो अपनी ही भूमि पर, तो उसको हम स्वामित्व के आधार पर देखते हैं, जिसमें जानवरों के द्वारा, पशु के द्वारा उस पर पशुचारण की रूपरेखा को हम देखते हैं। अगली बात आती है तालाब। तालाब का निर्माण, पौंड का निर्माण, जिसमें लोगों को जल पीने के लिए प्राप्त होता है। तो प्राचीन समय में आप अध्ययन कर चुके होंगे कि राजाओं द्वारा तालाबों का निर्माण करवाया जाता था, सागरों का निर्माण करवाया जाता था, तो उसका जो स्वामित्व होता था उन राजाओं को ही मान लिया जाता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वही राजा उस तालाब के मालिक कहलाते थे, परंतु उसका प्रयोग सब कर सकते थे, यह देखने को मिलता है। तो ये आपका एक उदाहरण है। और इसमें आप समझिए कि बाग, राजाओं द्वारा बाग बगीचे का निर्माण करवाया जाता था, या वर्तमान में भी बगीचों का निर्माण करवाया जाता है। तो ये समस्त जितने भी आपने उदाहरण देखा, ये सब स्वामित्व के आधार के उदाहरण है। इसको संसाधन के दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं। अगला पॉइंट आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें एक लोग ना मिलकर कई लोगों का गुट या समूह किसी चीज का निर्माण करता है या किसी चीज पर स्वामित्व जताता है, उसी को हम सामुदायिक संसाधन कह सकते हैं स्वामित्व के आधार पर। शामिलात भूमि चारण, ऐसा चारागाह जिसमें कई लोगों के पशुओं का चरण देखने को मिलता है या कई लोगों द्वारा उस पर स्वामित्व की स्थिति जताई जाती है, उसी को हम कहते हैं। शमशान भूमि, एक ऐसा स्थान जहां पर लोगों द्वारा मृतक शरीरों को दफनाया जाता है, वह सभी के लिए होता है, उसको हम कह सकते हैं कि शमशान भूमि जो है वह सार्वजनिक अवस्था के लिए मानी जाती है, तो वह सार्वजनिक संसाधन कहा जा सकता है। अगली बात करें तालाब।
तालाब का निर्माण भी इसी तरीके से होता है। पार्क, जो घूमने के लिए शहरों में आपने देखा होगा एक पार्क छोड़ा जाता है, जिसमें सभी लोग आकर वहां पर घूमते हैं। वह किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा ही बनाया जाता है और सरकार द्वारा भी निर्मित कराया जाता है। तो ऐसे प्रकार के ऐसे संसाधनों को हम स्वामित्व के आधार पर देखें तो सामुदायिक स्वास्थ्य कह सकते हैं कि नहीं, सामुदायिक संसाधन कह सकते हैं। पिकनिक स्थल या खेल का मैदान, तमाम प्रकार के खेल के मैदान, जैसे हॉकी के खेल का मैदान, क्रिकेट का खेल का मैदान, ये समस्त जितने भी खेल का मैदान है ये सब का सब सरकार द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं किसी व्यक्ति के नाम पर। जैसे फिरोज शाह कोटला मैदान, या कह सकते हैं कोलकाता में जो है ईडन गार्डन, कानपुर में ग्रीन पार्क, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तो ऐसे तमाम जो स्टेडियम है किसी न किसी के नाम पर है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ, उनके नाम से क्रिकेट मैदान बनाया गया। सवाई मान सिंह के नाम से तमाम स्टेडियम बनाए गए राजस्थान। तो ऐसे स्टेडियम जितने भी हैं ये सब खेल के मैदान के रूप में है। इस पर किसी न किसी प्रकार का अधिपत्य किसी का न किसी का प्रदान किया गया है, सरकार का भी इस पर अधिपत्य है। तो यह सार्वजनिक प्रक्रिया में देख सकते हैं। सरकारी प्रवृत्तियों पर जितने भी चीजें आती हैं वह सार्वजनिक प्रक्रिया पर होती हैं। जैसे सड़क, परिवहन और चीजें हैं। राष्ट्रीय संसाधन, सड़कें, नहरें, रेल, खनिज पदार्थ आदि, सागर या महासागर, ये जितने भी चीजें हैं सब राष्ट्रीय अधीन, सरकार द्वारा, राष्ट्र के द्वारा, किसी देश के द्वारा इस पर जो प्रक्रिया देखने को मिलती है इसको हम किसी देश का स्वामित्व कह सकते हैं, किसी देश का राष्ट्रीयकरण कह सकते हैं कि उस देश के द्वारा उसका निर्माण कराया गया, जिसमें आप समझते हैं कि एक स्थान दूसरे स्थान पर आने जाने की प्रक्रियाओं का जन्म होता है रेल के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से, हवाई यात्रा के माध्यम से। तो ये सब आपका राष्ट्रीय कहलाता है। जल मार्ग से, बंदरगाहों के माध्यम से, तो ये सब का सब आपका राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो खुले हुए महासागरीय यात्राओं को देखते हैं कि एक महासागर से दूसरा महासागर जब मिलता है उसमें जल यात्रा जो होती है, जो आंतरिक भी होती है, वायु भी होती है, जल के ऊपर भी और जल के अंदर भी होती है। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आपका क्या कहलाएंगी, अंतरराष्ट्रीय चीजें कहलाएंगी। हवाई मार्ग एक स्थान दूसरे स्थान जाता है उसको भी अंतरराष्ट्रीय मान सकते हैं। इस तरीके से आपने समझा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला इसमें हेडिंग है, अगला पॉइंट है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर यानी किसी चीज को विकसित करना है तो उसके आधार पर हम उसको कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं। इसमें पहला है संभावित संसाधन। ऐसा संसाधन जो संभावित हो। जैसे हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में अपने भारत देश के पास आणविक शक्तियां नहीं थी, उसने इसको संभावित माना और आणविक शक्तियों को बनाया। अपने हाइड्रोजन बम का भी निर्माण किया गया, नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। परमाणु बम भी बनाया गया, न्यूक्लियर बनाया गया, तमाम प्रकार की मिसाइलें बनाई गई। तो ऐसे जैसे कि हम कह सकते हैं कि यूरेनियम के द्वारा विद्युत उत्पादित करना तो यह संभावित है, या हमारे भूगर्भिक प्रक्रिया में ऐसे तमाम प्रकार की चीजों के भंडारण छिपे हुए हैं जिसका दोहन पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हो पाया, तो उसको हम कह सकते हैं कि एक संभावित प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जो विकसित अवस्था में है, जैसे सौर ऊर्जा के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में एक पैनल लगाकर लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकता है, तो यह विकसित अवस्था में इस पर काम चल रहा है, यानी विकसित है, चल रहा है, इस प्रकार लगातार प्रोसीजर पर है, तो इसको हम मान सकते हैं। या किसी भी एक ऐसे स्थान पर जहां पर बहुत भंडारण हो किसी गैस का, उसको निकाल कर उसको प्राप्त करते हैं, तो वह सब चीजें विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडारण के आधार पर, भंडारण का अर्थ है कि जैसे हाइड्रोजन का पृथ्वी में भंडारण देखने को मिलता है, या हम कहें सिलिकॉन एक तत्व है जो बेंगलुरु में सिलिकॉन घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो सिलिकॉन को प्राप्त किया जा रहा है, तो सिलिकॉन से कई चीजें बनाई जा रही है। तो सिलिकॉन भी आपका मुख्य रूप से एक ऐसा संसाधन है जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, और उसको देखें तो वह एक प्रकार से विकास के स्तर पर है, विकास के आधार पर है, उसका विकसित होने की प्रक्रिया देखने को मिलता है। संचित कोष, जैसे नदियों के जल द्वारा, नदियों के जल का प्रयोग बहुत ही बहुआयामी तरीके से हो रहा है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जल प्रदान करने के लिए
पीने के पानी के लिए, क्योंकि सागरों का जल कह सकते हैं कि पीने योग्य नहीं होता। 98% जल उसका पीने योग्य होता ही नहीं, 2% की ओर पीने योग्य होता है। तो इस तरीके से ऐसे जल को हम प्रयोग में ले सकते ही नहीं है। और पृथ्वी पर केवल बहुत ही कम % जल है जो पीने योग्य है, जो नदियों का जल है, वर्षा का जल है, परंतु सागरों और महासागरों का जल ही नहीं है जो पीने योग्य हो। इस तरीके से हम मान सकते हैं। अगली बात कहें विद्युत बनाना, नदी के ऊपर बांध बनाकर विद्युत बनाने की प्रक्रिया देखने को मिलती है, या नहरों में जो जल प्रदान किया जाता है जिससे सिंचाई कार्य आदि क्रियाओं को जन्म मिलता है, वह समस्त चीजें हम कह सकते हैं कि विकास के स्तर के आधार पर प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, इस लेक्चर में आपने जानकारी प्रदान किया कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का कैसे वर्गीकृत कर सकता है, या विकास के आधार पर संसाधनों को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अगली वीडियो क्लिप में या अगले लेक्चर में आप यह समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को इस लेसन के माध्यम से, जो आपका संसाधन विकास है, वस्तुओं का, ये जो हमारे देश में, हमारे भारत देश में तमाम प्रकार की वस्तुएं, जो तमाम प्रकार के संसाधन है, इसको संरक्षित कैसे किया सकता है, या विश्व संगठन द्वारा संसाधनों को संरक्षित करने के क्या उपाय बताए गए हैं, इस समस्त जानकारी को हम वर्णित कराएंगे। तब तक आप अध्ययन करते रहिए। और इस वर्तमान स्थिति में जो तीसरा लॉकडाउन सरकार द्वारा प्रदान किया गया है या लागू किया गया है, यह हमारे भारत देश की सुरक्षा के हेतु और WHO के निर्देशानुसार ही पालन करने योग्य बना हुआ है, जिसमें हम अपने स्थान पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपने देश की सुरक्षा के लिए कामना करते हुए, एक नए दीप प्रज्वलित के भाव को जागृत करते हुए हमें अपने ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाते रहना है और निरंतर कुछ न कुछ नए आयाम के साथ लगे रहना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।